हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वुमेन और अनएम्प्लॉयमेंट। फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए किस तरीके से हमको फीमेल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। क्या क्या इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और इन इश्यूज़ को कैसे ओवरकम करके फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं पहले भी और बार बार रिपीट तो होते ही हैं, आप जानते हैं मेंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ कॉर्ड एंड ब्रिक्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ब्रिक्स और कॉर्ड दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों की इंपॉर्टेंस के बारे में और क्यों इंडिया को दोनों ग्रुपिंग के साथ एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है। एक मेंस का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार करेंगे। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? इंडिया का ब्रिक्स और कॉर्ड में एंगेजमेंट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी। जो अभी हमने रिसेंटली काफ़ी आर्टिकल पढ़े हैं और इस आर्टिकल के थ्रू हम इसी चीज़ को और अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे। चीज़ें क्लियर है? बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये, इसे अच्छे से जो है अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS1 इंडियन सोसाइटी, GS3 इकॉनमी। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, डेटा आपको प्री में काम आ जाएगा। थीम की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसको कम करने के लिए फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज और बैरियर्स हैं, उसे डिस्कस करेंगे और इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करके फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लैक ऑफ स्किल्ड जॉब्स फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक, स्किल मैं हटा दूं तो भी आपको जो है सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द लैक ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, जॉब्स कम क्यों हैं वुमेन्स के लिए इंडिया में, उससे रिलेटेड फैक्टर्स, इश्यूज़ को हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के थ्रू। शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2024 के इलेक्शन में, जहां लग रहा था कि 350 तक की सीटें आ सकती है, वहां पर बीजेपी की सीट काफ़ी कम हो गई, ओवरऑल एनडीए की सीट्स काफ़ी कम हो गई और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे थे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिसेंटली एक रिपोर्ट हमने डिस्कस भी की है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसे पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें ये बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2000 से 2012 के बीच में लगभग 2% के अराउंड था, फिर वो इंक्रीज़ होकर 2019 में 5.8% के अराउंड हो गया। 2022 में हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हुआ है, 4% के अराउंड, 4.1% के अराउंड 2022 में ये नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट आपका एकदम इंक्रीज़ हुआ है 2012 से 19 के बीच में, एंड देन अभी थोड़ा सा ईज़ हो गया है और 4.2% के अराउंड है, लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 2000 में 61.6% था, गिर करके 49.8% हो गया 2018 में, लेकिन दोबारा से जो है 22 में ये इंक्रीज़ हुआ है 55.2, पर स्टिल 61% से कम है, लेकिन एटलीस्ट ये 55.2% पे पहुंच गया, जो कि डिसेंट है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज़ हुआ है पिछले 4 से 5 सालों में। अब इसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, इसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2018 में 24.6% के अराउंड, 24.6% के अराउंड पहुंच गया था, जो कि बढ़ के 36.6% हो गया है रूरल इंडिया में। अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में भी 3.5% का राइज देखने को मिला है पिछले 4 सालों में। सो ओवरऑल अगर देखें तो
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और इसी के कारण ये 49 से 55% तक ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2% बढ़ा है, मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है रूरल एरिया में भी, और अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा किससे रिलेटेड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड। ठीक, तो ये हमारी करंट स्टेटस है, ये करंट सिचुएशन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ अब वुमेन्स के जो एम्प्लॉयमेंट में एंट्री करने से रिलेटेड बैरियर्स हैं उसे डिस्कस करना है, उसी से रिलेटेड इश्यूज, उसी से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या इशू है, पहला प्रॉब्लम है फ्लक्चुएटिंग वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट। अगर वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन रेट की मैं बात करूं तो पिछले 15-20 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। पहले अच्छा खासा था, 37-38% के अराउंड वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, फिर सडनली वो गिर के 20%, 21% के अराउंड हुआ और फिर अभी वो इंक्रीज़ होकर 35-36% के अराउंड पहुँच चुका है। ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सो वाई दिस फ्लक्चुएशंस, ये दो चीज़ों के इंडिकेशन कर रहा है। अगर आप सिनिकल हैं, पेसिमिस्टिक हैं, या फिर कई बार बहुत सारे आपने इकोनॉमिस्ट को देखा है कि वो क्रिटिकल बहुत होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनके रीजंस क्या रहेंगे कि ये कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा है, डिमिनिशिंग जॉब अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट कर रहा है। कुछ लोग इकोनॉमिस्ट प्रो गवर्नमेंट रहते हैं, उनके रीजंस किस तरीके के रहेंगे कि भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत हो रही है तेज़ी से, जिसके कारण जो मेल काउंटर पार्ट है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है और महिलाओं को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आराम से फोकस कर सकती हैं। सो ये फ्लक्चुएशन से हमें ये दो चीज़ें देखने को मिलती है ना, ये दो कंक्लूजन देखने को मिलते हैं और दोनों ही कंट्रास्टिंग कंक्लूजन है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ये हमें नहीं पता है। बाय एंड लार्ज अगर देखें तो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का कंसेंसस इसमें है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत है और महिलाओं के लिए जो लेबर फोर्स हैं उनके लिए प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक, इसको फ्लक्चुएशंस के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा। आपने स्टेटमेंट लिख दिया उससे ये मतलब कंफर्म नहीं हो जाएगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि आपने ये आपका ओपिनियन है और आप इस ओपिनियन को कैसे जस्टिफाई करेंगे इस डेटा के साथ। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज लो व्हेन कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज 53.4 एंड इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 38.9 इन 2000 टू 23% इन 2018 एंड देन अगेन इंक्रीजेज इन द लास्ट 4 ईयर। सो आपका ये फ्लक्चुएशंस बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ तो बता रहा है कि भाई आपकी जो महिलाएं हैं उनके पास प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट इशू क्या है, वुमेन इन रूरल इंडिया मोस्टली एम्प्लॉयड एज अ अनपेड वर्कर्स शोज देयर इज़ अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन नॉन फार्म सेक्टर। ठीक, तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है उसको अगर हम देखें थोड़ा सा और उसके अंदर डिग करें तो हमें ये पता चलता है कि ये इसलिए इतना राइज हुआ है क्योंकि महिलाएं जो कि फार्मिंग में अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही हैं उन्हें एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अनपेड वर्कर की तरह काउंट किया गया है। हमने पढ़ा था अभी डेटा वाले आर्टिकल में, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की डेफिनेशन इस तरीके की है कि उसमें जो भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी हाथ बटा रहे हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड भी हैं, उन्हें भी जो है अनपेड वर्कर की तरह काउंट किया। इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सडनली इंक्रीज हुआ है। लेकिन इससे एक चीज़ हमें ये पता चलती है कि महिलाएं काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास वायबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास ऑप्शंस की कमी है, स्पेशली रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही। चीज़ें क्लियर है। सो यहाँ पर कुछ डेटा देख लेते हैं इसी स्टेटमेंट को बैक करने के लिए। 9.3% ऑफ मेल वर एम्प्लॉयड एज अ अनपेड फैमिली वर्कर, the same was as high as 36.5 for females in 2022। अगर हम मेल अनपेड वर्कर की बात करें तो बहुत ही कम प्रोपोर्शन है, 9.3% ऐसे मेल वर्कर हैं जो कि अनपेड फैमिली वर्क में
एम्प्लॉय हैं। वहीं महिलाओं को देखो तो ये प्रपोर्शन सडनली इंक्रीज हो जाता है 36.5%। ठीक, अगर रूरल एरिया में बात करूं तो रूरल एरिया में जो अनपेड फैमिली वर्क कर रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है 31.4%। वहीं अर्बन एरिया में ये परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है 8.1% हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ये जो आपके इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो महिलाओं के लिए पास में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? सोसाइटल बैरियर। ठीक, नेक्स्ट इशू आपके सोसाइटल बैरियर है। पहला है सेफ्टी इश्यूज, है ना, प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में हमें ये देखने को मिलता है। महिलाएं बहुत डिस्टेंस तक जा रही हैं, बस से ट्रैवल कर रही हैं या फिर मेट्रो से ट्रैवल कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके साथ जो है बदसलूकी की जाए, ग्रुपिंग की जाए रास्ते में। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत हैं। रात में अगर लेट हो जा रही हैं तो प्रॉपर स्ट्रीट लाइट की कमी, तो ये सेफ्टी इशू एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके कारण महिलाएं बाहर काम नहीं कर रही हैं, जॉब के लिए नहीं जा रही हैं। दूसरा, पुअर वर्किंग कंडीशन, है ना, जॉब है लेकिन वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर वो सोचती हैं कि इससे अच्छा कि घर पे रहना ही ठीक है। उसके बाद वेजेस इतनी कम मिलती है कि कोई मतलब नहीं बाहर नौकरी करने का। और उसके अलावा पैट्रियार्कल माइंडसेट। ठीक, महिलाओं का भी एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, यहाँ इसको दर्शाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे महिला एम्पावर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट आज भी पैट्रियार्कल है, सोशल कंडीशनिंग के कारण हो गया है। तो जब तक कि वो खुद से अपना माइंडसेट चेंज नहीं करती हैं, है ना, तब तक के एम्पावर कर पाना महिलाओं को थोड़ा मुश्किल होगा। उनका खुद का पैट्रियार्कल माइंडसेट और ओवरऑल सोसाइटी का पैट्रियार्कल माइंडसेट उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है। सो ये हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इशू की बात करें, जो महिलाएं हैं उनके पास चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और एक्सट्रीमली जेंडर्ड है ना। वो सिर्फ ट्रेडिशनल वर्क पर ही फोकस करना चाहती हैं। बाय चॉइस ट्रेडिशनल वर्क पे इसलिए फोकस करना चाहती है क्योंकि उनके ऊपर डबल बर्डन हो जाता है। एक तो उन्हें अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, चाइल्ड केयर पर भी फोकस करना है, तो जो लिमिटेड टाइम है उसमें वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ही उसी के थ्रू जॉब करना चाहती हैं, जैसे कि सिलाई बुनाई, इस तरीके के काम जो घर से हो जाएं। तो उनके पास ओवरऑल जो है जॉब करने के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। तो कहीं ना कहीं जो आपके मेल काउंटर पार्ट हैं उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ताकि महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बाहर मार्केट एक्सेस कर सकें और बेहतर जॉब ले सकें, और बेहतर जॉब लेके, है ना, ओवरऑल फैमिली की इनकम और पॉवर्टी से बाहर निकल पाएँ। इसके अलावा एक और स्टडी की गई है इन्हीं के द्वारा, जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि लगभग 30% वुमेन ऐसी है, स्पेशली अर्बन एरिया में, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहती लेकिन उसमें अटकी हुई हैं क्योंकि जो अदर ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ महिलाएं जो है ऑप्शन वही रख रही हैं ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, कुछ महिलाएं फंसी हुई हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन ओन एंटरप्राइजेस वॉज डिफिकल्ट टू लिमिट ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल एंड बाइंडिंग सोशल नॉर्म्स वेयर मेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कंट्रोल द डोमिनेंट बिजनेस ऑफ द लोकेलिटी, है ना। तो ये महिलाएं जो हैं खुद का बिजनेस नहीं खोल सकती क्योंकि उनके पास कैपिटल का इशू है और ऑब्वियसली पैट्रियार्कल नॉर्म है ना। उनको जो हस्बैंड होते हैं वो इतना काबिल ही नहीं समझते, बोले तू नहीं कर पाएगी तो उससे नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो अपना कुछ धंधा नहीं खोल सकती, अपना कुछ बिजनेस नहीं कर सकती, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में ही उन्हें फंसे रहना पड़ता है। ठीक, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एज दे कन्फर्म टू लोकल जेंडर नॉर्म। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है उससे सोसाइटी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उससे महिलाओं को नौकरी भी मिल जा रही है और उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ जा रही है थोड़ी बहुत घर की। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो महिलाओं को सपोर्ट ज़रूर कर रहा है अर्निंग में, लेकिन महिलाओं की स्ट्रेटेजिक नीड्स को ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है और जो रिग्रेसिव जेंडर नॉर्म है, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको ये चैलेंज करने में असमर्थ है। इससे महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो जॉब्स हैं ट्रेडिशनल जॉब्स, उसके लिए पहले से ही ग्रीन लाइट है, इसके लिए अलाउ किया गया है उन्हें सोसाइटी
और उनके हस्बैंड के द्वारा, लेकिन महिला को किसी की अलाउ करने की ज़रूरत है क्या, किसी के परमिशन की ज़रूरत है क्या? वो तो एक सिंगल इंडिविजुअल है। वो एम्पावर्ड सही मायनों में तभी होगी जब वो अपनी चॉइस के साथ जो भी वो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहती हैं वो चूज़ कर पाए। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ के कारण वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में फंसी हुई हैं, और ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे एम्पावरमेंट तो महिलाओं का नहीं होगा, क्योंकि ये रिग्रेसिव जेंडर नॉर्म को चैलेंज नहीं कर रहा है। नाउ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये सब हमारे क्या हो गए, बैरियर्स हो गए, ये सारे हमारे इश्यूज़ हो गए जिसके कारण महिलाओं को जॉब्स नहीं मिल पा रही है और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब कुछ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सिंपल सॉल्यूशन आपके क्या हो जाएंगे। पहला, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इसको प्रमोशन करने की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, है ना। ये वाले ऐसे कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर महिलाओं को ईजिली जॉब मिल सकती है और इन पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं को आसानी से जॉब मिले। नॉन फॉर्म सेक्टर में जो 30% महिलाएं फंसी हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी, है ना। बहुत सारे स्टेट्स में महिलाओं के लिए जो बस ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दिया गया है, हर बस में CCTV कैमराज लगा दिए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर की जा रही है शहरों में स्पेशली, और सेफ्टी के लिए CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली वगैरह में इस तरह के चीज़ें हमें देखने को मिली है, तो इसे और रोबस्ट करने की ज़रूरत है ताकि महिलाएं बाहर निकलें तो सेफ फील कर सकें, उन्हें किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल की कमी होने के कारण भी जॉब्स उन्हें नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट है, जो सोशल नॉर्म्स हैं उसे एड्रेस करें, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर सोशल नॉर्म एड्रेस होते हैं, है ना, तो जो जेंडर स्पेसिफिक जॉब्स हैं उससे बाहर निकल के महिलाएं जो है, जो ग्लास सीलिंग है उसको ब्रेक करके जो नॉन जेंडर सेंट्रिक जॉब्स हैं उस पर भी काम करना शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है कलेक्टिवाइजिंग वुमेन अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो 5 से 10 महिलाओं का ग्रुप हो सकता है। स्पेशली रूरल एरिया में इस तरीके की ग्रुपिंग बनाई जाती है। 5-10 महिलाओं का ये ग्रुप है। इसमें थोड़ा सा इनको क्रेडिट एक्सेस करवा दिया, कैपिटल मिल गई, रिसोर्सेज मिल गई, अब कोई ना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ये शुरू कर सकती हैं। 10 महिलाएं मिलकर ये शुरू करेंगी और धीरे धीरे ये जो आपका बिजनेस होगा वो अर्निंग करना शुरू करेगा, महिलाओं की इनकम बढ़ेगी, हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, पॉवर्टी से लोग बाहर निकलेंगे, है ना, हाउस होल्ड बाहर निकलेगा, और ये मेन इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी आपको ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पर ही फोकस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसका महिलाओं के एम्पावरमेंट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जब महिलाएं घर पे इनकम कंट्रीब्यूट करती हैं तो कहीं ना कहीं उनका से ज़रूर बढ़ता है, लेकिन स्टिल ये भी अभी जेंडर सेंट्रिक जो जॉब्स हैं उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, ताकि सडनली जो हस्बैंड हैं वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्मेशन पे महिलाओं के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में ना बोले। तो ये भी एक अच्छा तरीका है महिलाओं को ग्रेजुअली घर से बाहर लाने का, तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट एक्सेस। अगर हम महिलाओं को मार्केट एक्सेस करवा रहे हैं, उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि रूरल वुमेन की बात करें, अगर उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वाटर अवेलेबल हो जाता है, तो वो उस फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पर उनके हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं और इनकम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दी है, केस स्टडी देख लेते हैं, है ना। रिसेंटली एक वेस्ट बंगाल के एक विलेज की यहाँ पर बात की गई है जहाँ पर नॉन कन्वेंशनल इरिगेशन फैसिलिटीज़ महिलाओं को प्रोवाइड की गई थी। जैसे ये फैसिलिटी मिली, फार्मिंग, पिसिकल्चर, नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें महिलाओं के द्वारा करना शुरू कर दिया गया। जैसे ही उन्हें, है ना, इरिगेशन, नॉन कन्वेंशनल इरिगेशन फैसिलिटी या फिर वाटर एज अ रिसोर्स प्रोवाइड किया गया। सो अवेबिलिटी ऑफ वर्क नियर होम हैज़ रिड्यूस्ड फीमेल माइग्रेशन विद द होल फैमिली एंड इंक्रीज फैमिली वेलफेयर। इसके हमें रिजल्ट देखने मिले कि भाई घर के पास आपको काम मिल रहा है तो फीमेल माइग्रेशन कम हो जाएगा, दूसरा फैमिली वेलफेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। जनरली जो मेल मेंबर हैं वो इन जो महिलाओं के साथ इन्हीं सारी चीज़ों में किस में हाथ बटा रहे हैं, जैसे कि प्लगिंग का काम कर रहे हैं, नेटिंग इन पॉन्ड्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये थोड़ा हैवी वर्क होता है और ये जेंडर नॉर्म्स के अगेंस्ट में भी है। महिलाओं को ये सारी चीज़ें करने नहीं दी जाती, माना जाता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, वो नहीं कर पाएगी। तो ये सारे काम जो है पुरुष लोग कर रहे हैं और महिलाएं जो है बाकी सारे काम कर रही हैं, चूँकि उन्हें वाटर रिसोर्स प्रोवाइड हो गया है। हालांकि
महिलाओं का ये भी कहना है कि वो ये सारे काम खुद से भी कर सकती है, उन्हें पुरुषों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो ट्रैक्टर को हायर कर सकती हैं फॉर प्लगिंग एंड लेबर्स को हायर कर सकती हैं फॉर नेटिंग। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम महिलाओं को रिसोर्सेज अवेलेबल करा के दें तो वो बेस्ट चीज़ होगी उनके लिए, और उससे जो उनका एम्पावरमेंट होगा वो कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक फील्ड है जहाँ पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया है, जो अभी तक हमने डिस्कस किए उसी को सम अप किया है, वही चीज़ रिपीट की है। जैसे कि एट पार्टिसिपेशन इन वर्क आउटसाइड द होम शुड बी फोकस, है ना। ये हमने बात की है कि घर से बाहर जो है जो काम है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। दिस हैज़ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही बात। हाउएवर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। सेफ्टी, बेसिक फैसिलिटी इन द वर्क प्लेस, टॉयलेट्स एंड क्रैच शुड बी मेड अवेलेबल, जो अभी हमने सॉल्यूशन में बात किए थे। पब्लिक पॉलिसी शुड मैंडेट दिस फैसिलिटी इन स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस यूनिट। ठीक, तो पब्लिक पॉलिसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर आप टॉयलेट और क्रैच फैसिलिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए मैंडेट करें, मैंडेटरी करें किसको, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, ताकि महिलाओं को भी यहाँ पर काम करने में सहूलियत हो सके। क्रैच फैसिलिटी क्या होता है? क्रैच फैसिलिटी बेसिकली अगर महिलाएं जो है उनका बच्चा है बहुत छोटा है तो उसको रखने के लिए एक प्रॉपर रूम बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है, जहाँ पर बीच बीच में वो क्रैच फैसिलिटी में जा कर के बच्चे की जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी कर सके, है ना। बीच बीच में बच्चों को देखना पड़ता है मदर को, तो वो वहाँ जाके देख सकती हैं। ठीक, तो एक क्रैच फैसिलिटीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मैंडेटरी करना सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि महिलाएं कंट्रीब्यूट कर सकें। The strategy of focusing on the improvement of female labor force participation would improve overall employment and family income in rural areas. Public policy should help women by providing more access to resources such as water. जो अभी हमने बात की कि अगर ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो महिलाएं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। मार्केट रिसोर्सेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इक्विपमेंट्स और इनपुट्स को वो बाय और सेल कर सकें। और अर्बन एरियाज़ में बेहतर फैसिलिटीज़ एट द वर्क प्लेस शुड बी मैंडेटेड। बेहतर फैसिलिटीज़ अगर वर्क प्लेस में मिलेगी तो महिलाएं अर्बन एरियाज में ज़्यादा घर से बाहर निकल के काम कर पाए। कलेक्टिवाइजिंग वुमेन एंड फेडरेटिंग कलेक्टिव्स इन रूरल and urban India under planned economic activities will be most helpful. The Lakpati Didi program aiming at raising a self-help group women annual income to 1 lakh or above may pave the way. ठीक, तो यहाँ पर कलेक्टिवाइजिंग वुमेन की बात की जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करके महिलाओं को एम्पावर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की है उसी को इसने कंक्लूजन में एक एक लाइन में लिख दिया है ना। तो वही चीज़ें सम अप कर दी है। चीज़ें क्लियर है क्या? इतना भी अगर आप लिख लोगे तो काम चल जाएगा। इतना भी अगर आपने प्रॉपरली लिख लिया जो अपन ने डिस्कस किया है, इतना भी अपने आप में सफिशिएंट है। ये सारी की सारी हेडिंग्स दी हुई है, इसके अंदर डिटेल में हमने बात कर ली है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ कॉड एंड ब्रिक्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS to IR मीन्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको जनरली GS2 में जो ग्रुपिंग्स होती है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायलैटरल रिलेशन के ऊपर रिलेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं। कॉड के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर SCO के ऊपर क्वेश्चन आया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2024 में यार ब्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट आपको कॉड और ब्रिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे हम इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? जो अभी रिसेंटली हमने आर्टिकल डिस्कस किया, अगर आपने उसे सुना होगा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला, और उसके बाद अपन ने एक और आर्टिकल डिस्कस किए थे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। सो वहाँ वाले आर्टिकल प्लस आज का आर्टिकल अगर अच्छे से सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा मीन्स में लिख सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा? स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन अ कॉड एंड ब्रिक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इवॉल्विंग मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी। ठीक, तो इंडिया का जो एंगेजमेंट हो रहा है कॉड के साथ और ब्रिक्स के साथ, दोनों के साथ जो एंगेजमेंट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया की मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। इस पे आपको कमेंट करना है। अब ब्रिक्स और कॉड को यहाँ पर हम क्यों लेके आए हैं? ये दो सिक्के के एक पहलू हो सकते हैं, है ना। दो एक्सट्रीम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक,
कैसे बात कर रहे हैं, क्वाड के बारे में जान लेते हैं। क्वाड बेसिकली है क्या, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज डेमोक्रेसीज, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जो रिसेंटली ये ग्रुपिंग बनाई गई है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही पहले से जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ में थे। इंडिया एक नई कंट्री इसमें जुड़ी है और ये क्वाड बन के तैयार हुआ है। इसके पर्पस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो मेनली अगर यहाँ देखें तो ये एक डेमोक्रेसी, सारी की सारी डेमोक्रेसी वाली कंट्री है। और दूसरा, इसमें जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलाइज हैं वही इन्वॉल्व हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के अलाइ में जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इंडिया जो है एग्जैक्टली अलाइ नहीं है, लेकिन इंडिया के रिलेशन काफ़ी डीपर हो गए हैं पिछले 10 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। सो ये क्वाड फॉर्मेशन किया गया है। चीज़ें क्लियर। नाउ ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स को आप जानते हैं, ये एक इमर्जिंग कंट्रीज़ का समूह है, इमर्जिंग इकॉनमी का समूह है। 2001 में ब्रिक वर्ड जो है सबसे पहले आया था। 2008 में जो है फर्स्ट समिट हुआ था ब्रिक कंट्री के बीच में, बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। सो ब्रिक्स में क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्री, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपांशन किया गया है और 6 और कंट्रीज़ को इसमें ऐड किया गया है। टोटल 11 मेंबर हो चुके हैं। सो ब्रिक्स में अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इमर्जिंग इकॉनमी है और जनरली वो कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट में हैं। जैसे कि आप रशिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, यही डोमिनेटिंग कंट्री है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो रशिया और चाइना वाला कंट्रीज़ का एंगेज ब्लॉक है उसके साथ एंगेजमेंट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और उनके जो अलाइज हैं उनके साथ एंगेजमेंट कर रहा है। तो है ना ये रिफ्लेक्शन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों के साथ एंगेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों है उसे अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्वाड की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। अभी जुलाई के एंड में क्वाड की मीटिंग सबमिट होने वाला है। सो इसलिए ये आर्टिकल आया है, ये मेन आपका कंटेक्स्ट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है। ये लोग बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ भी काम नहीं बचा है, कुछ नहीं समझ रहे हैं। रशिया तो कुछ मानता ही नहीं है, सारे रिजोल्यूशन को वीटो कर देता है। सो जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा चैलेंज है इस वॉर के कारण। दूसरा, मिडिल ईस्ट में देखो इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर भी यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल यूएनएससी क्या हो गया है? पैरालाइज हो गया है और इसके रिफॉर्म हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। चीज़ें क्लियर है? सो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसको एंटर होना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्वाड जैसे इंस्टीट्यूशन को या क्वाड जैसे इनफॉर्मल ग्रुपिंग को यहाँ पर एंटर होना पड़ेगा और अपना एक रोल निभाना पड़ेगा। ठीक है, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? राइज ऑफ असर्टिव चाइना, नॉट जस्ट इन इंडो पैसिफिक बट ऑल्सो एल्सवेयर। सो ये जो राइज है ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी एक ग्रुपिंग की ज़रूरत होगी। मिलिट्री अलायंस की ज़रूरत है। आई डोंट नो, मिलिट्री अलायंस बोल सकते हैं क्वाड को? बिल्कुल नहीं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने हमेशा कहा है कि ये एक मिलिट्री अलायंस बिल्कुल भी नहीं है, किसी कंट्री के अगेंस्ट में नहीं है। ये ग्रुपिंग हमेशा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और पीसफुल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, जो अभी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस ऑफ पावर इन डोमिनेटिंग चाइनीज़ एशियन रीजन को करने के लिए भी आपको एक ऐसी ग्रुपिंग की ज़रूरत है ना। यूनाइटेड स्टेट्स का इंडो पैसिफिक रीजन में जो रोल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स को जो वैक्यूम उसने क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण उस वैक्यूम को चाइना ने भर दिया, अब यहाँ पर जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, वो उतना सिक्योर फील नहीं कर रही है और उसी गैप को भरने के लिए ये ग्रुपिंग को जो है आने की ज़रूरत होगी। ठीक, तो आसियान की वनरेबिलिटी बढ़ गई है। तो इस कारण से जो क्वाड का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और सबके अपने अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो कि कन्वर्ज हो रहे हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। सो बात कर लेते हैं क्वाड के रोल की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वाड का इंपॉर्टेंट रोल पहला तो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये चारों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं और इस ग्रुपिंग के थ्रू ये रिलेशन और नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। दूसरा जो मेन रोल है इसका, जो यूनाइटेड स्टेट्स मानता है, वो है चाइना के असर्टिव एक्शन को मिटिगेट करना। ठीक, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है
और चाइना के पर्सपेक्टिव से ही इसे देखा जाता है। हालांकि इंडिया का विजन इतना नैरो नहीं है और इंडिया ने इसको कोशिश की है कि इसे सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं, बाकी डायमेंशंस में भी यहाँ पर हम लोग एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं क्वाड के अंदर, जैसे कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पर भी फोकस किया जा सकता है। ठीक, तो इंडिया जो है क्या कर रहा है, with Quad now working on reorientation of global supply chain of critical technology and on a range of areas of direct strategic relevance to region, including digital, telecom, health, power and semiconductor. It has underlined that the development too has a security perspective which cannot be ignored. India in turn has benefited through enhanced bilateral relation with the Quad partner, especially the United States. So India ने कहीं ना कहीं Quad के अंदर मिलिट्री जो सब्सटेंस था उसको रखते हुए इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे भी फोकस किया है। अगर आपको चाइना को भी वीक करना है तो आपको इकोनॉमिकली उसे वीक करना पड़ेगा, इसलिए क्वाड के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन का अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है जो कि चाइना से अलग होनी चाहिए, जो चाइना पे रिलाय नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाएगा। तो इकॉनमी का भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हो सकता है, सिक्योरिटी आस्पेक्ट हो सकता है ना। तो उसको लेकर के इंडिया ने जो क्वाड है उसके डायमेंशंस को थोड़ा बढ़ाया है, उसको थोड़ा ब्रॉडर किया है। हालांकि अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड को एज अ इनफॉर्मल ग्रुपिंग देख रहे हैं और एक एज अ मिलिट्री अलायंस की तरह फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जो 2020 मेंस में क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, सिमिलर इसी चीज़ पे क्वेश्चन आया था कि जो है क्वाड को एज अ मिलिट्री अलायंस प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसी पर सवाल आपको आया था 2020 में, जब जिस साल जो है ये फर्स्ट टाइम न्यूज़ में था और फर्स्ट टाइम जो है इसकी इनफॉर्मल मीटिंग समिट शुरू हुए थे। ठीक है, सो ऑकस की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये ग्रुपिंग के बारे में आप जानते होंगे। ये तीनों जो है अभी रिसेंटली अपनी ग्रुपिंग बनाए हैं और ये एक मिलिट्री अलायंस ही है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड किया गया है ताकि इंडो पैसिफिक में उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके और इन केस अगर कुछ वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो ऑस्ट्रेलिया भी कैपेबल हो अपने आप को बचाने के लिए या फिर इंडो पैसिफिक में चाइना पे अटैक करने के लिए। तो ऑकस जो है इसका फॉर्मेशन इंडिया के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और इंडिया इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। इंडिया अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं बिल्कुल ही चाइना के अगेंस्ट में अलायंस बना रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का नेबर चाइना है और कल को चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो ना यूएस आएगा, ना जापान आएगा और ना ही आपका ऑस्ट्रेलिया आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग बोलेंगे हाँ ठीक है हम इक्विपमेंट भेज दे रहे हैं। इसलिए इंडिया को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे नेविगेट करने की ज़रूरत है क्वाड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो क्या चाहती है कि इसे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री अलायंस के रूप में देखने की ज़रूरत है और इसे आगे एज अ एंटी चाइना ग्रुपिंग बनाने की ज़रूरत है, जिस पर इंडिया की सहमति नहीं है। इंडिया जो है क्वाड को एज अ किसी कंट्री के अगेंस्ट में ग्रुपिंग नहीं देखता है। पीसफुल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया है। पीसफुल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ये इंडिया है, तो यहाँ से जितना भी आपका क्या है व्यापार जाता है, शिपिंग होती है, उसे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो वो सी लेन को सेफ रखना, पीसफुल रखना, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्वाड की है। इंडिया के लिए सिर्फ इतना ही है। अब ये पीस अगर पायरेट्स के कारण जाता है तो पायरेट्स के अगेंस्ट में क्वाड काम करेगा, अगर चाइना के करता है ये पीस को ख़त्म तो चाइना के अगेंस्ट में। सो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को इंडिया टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। नाउ दो तरह के यहाँ पर इशू हैं, एक तो ये मिलिट्री सेंट्रिक बनाना चाहते हैं और दूसरा इंडिया का जो रिलेशन रशिया के साथ क्लोजनेस इंडिपेंडेंट रिलेशन चल रहा है वो भी यहाँ पर परेशान कर रहा है किसको? वेस्टर्न कंट्रीज़ को। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये जो है इंडिया रशिया के साथ भी एंगेजमेंट करे और हमारे साथ भी एंगेजमेंट करे। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा इशू इंडिया को फेस करना पड़ सकता है क्वाड में, क्वाड के अंदर। तो ये दो चैलेंज हमें देखने को मिलेंगे और अभी जुलाई में जो भी अब सबमिट होगा है ना, ग्रुपिंग मिलेगी, तब और भी चीज़ें हमें और भी कई आर्टिकल आएंगे, उसके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं वो सब हमें पता चलेंगे। ठीक है, तब और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स के साथ क्यों कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है ना। क्वाड का तो हमने समझ लिया कि क्वाड के साथ आपको कंट्रीब्यूट करना है और उसमें दो इश्यूज और चैलेंजेस इंडिया को फेस करना पड़ेगा। नाउ
ब्रिक्स के साथ इम्पॉर्टेंस क्या है, ब्रिक्स का जो है इमर्जिंग कंट्रीज़ का ये ग्रुपिंग है, हम जान गए इसको। ये मेनली साउथ साउथ कॉपरेशन बढ़ाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ ये इसका जो मेन रोल है वो क्या है, एम्पलीफाइंग वॉइस इन अ वेस्ट लेड ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक, जो वेस्ट का ग्लोबल गवर्नेंस पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एकाधिकार है, मोनोपोली है, उसमें जो इमर्जिंग कंट्रीज़ है वो अपनी वॉइस रेस कर रही है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्रिक्स ग्रुपिंग बनाकर अपनी वॉइस रेस कर रही है। नेक्स्ट क्या है, ऑलरेडी आप जानते हो कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इसमें भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेशन है। तो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा। जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, CRA कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट तैयार किया गया था इनकेस BOP क्राइसिस होता है तो ये कहीं ना कहीं IMF का अल्टरनेटिव देखा जा रहा था, NDB को वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव देखा जा रहा था। तो इसके लिए जो है इंडिया बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक था, क्योंकि यहाँ पर ना IMF में, ना वर्ल्ड बैंक में, ना ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना डोमिनेशन कम करना चाहती थी, और ना ही इंडिया और बाकी इमर्जिंग कंट्रीज़ को एंट्री देना चाह रही थी। सो कहीं ना कहीं ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें और ग्लोबल गवर्नेंस में वेस्टर्न कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें। तो आप देख रहे हो एक जगह क्वाड है जहां पर हम वेस्टर्न कंट्री के साथ लगातार एंगेज कर रहे हैं, और एक तरफ ब्रिक्स है जहां पर हम वेस्टर्न कंट्री के ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर के अगेंस्ट में एक नया आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा मल्टीपोलर एंगेजमेंट, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ फॉरेन पॉलिसी। लेकिन रिसेंटली हम देखें तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है यार वो बहुत ही लुक वार्म हो गया है। एंथुसियास्टिक थे लेकिन अभी रिसेंटली लुक वार्म हो गया है। रिसेंटली जो चाइना है उसका डोमिनेशन ब्रिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। चाइना चाहता था कि ब्रिक्स को एक्सपांड किया जाए, रशिया इसके अगेंस्ट में था 2018 में, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया कॉर्नर हो गया, वो एंगेजमेंट अब बाकी कंट्री से बढ़ाना चाहता था, तो इसलिए वो भी चाइना की तरफ चला गया और उसने भी एक्सपांशन को ग्रीन झंडी दे दी। इंडिया अभी भी एक्सपांशन के अगेंस्ट में था, कंट्रीज़ के ब्रिक्स को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन चाइना और रशिया एक साइड हो गए और ब्राज़ील ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, तो फाइनली जो ब्रिक्स है उसका एक्सपांशन हो गया। ठीक, अब चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ इंडिया बचा है ब्रिक्स के अंदर, इसलिए इंडिया के एंगेजमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडिया को अपने एंगेजमेंट को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है ब्रिक्स के अंदर। इनफैक्ट जो कंट्रियाँ आ रही हैं उनके साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो एज सच इंडिया को प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टिल ब्रिक्स के अंदर इंडिया को ऐसा माहौल, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि ये कंट्री इंडिया का साइड ले, ना कि चाइना का, ब्रिक्स के अंदर, ताकि ब्रिक्स के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर, जो पावर डायनामिक्स है वो इंडिया के फेवर में रहना चाहिए। और इसलिए इंडिया को ना ब्रिक्स से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्वाड में एंगेजमेंट बढ़ा रही है, इनफैक्ट ब्रिक्स में ज़्यादा एंगेजमेंट करना चाहिए ताकि वो चाइना को वहीं पर ब्रिक्स ग्रुपिंग के अंदर ही जो है काउंटर कर सके और पावर डायनामिक्स इंडिया के फेवर में आ सके। इस चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा।